हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ये आपका कोड है MZO001 जो कि MSc जूलॉजी का एक कोड है। मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी इसका टाइटल है। मैंने इसके पहले ही इम्पॉर्टेंट नोट्स पूरा ब्रीफली नोट्स आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में, और मैंने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर दिए थे जो कि आपके चैप्टर वाइज ही बुक के अंदर दिए गए हैं। आपको किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको समझाया था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी थी। तो आपके जो बुक में चैप्टर के अंदर दिए रखे हैं SAQ1 हमने पूरा सॉल्व कर दिया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन पढ़े थे, आंसर्स भी समझाए थे मैंने। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SAQ1 हमारा कंप्लीट हो गया। SAQ सेकेंड तक चलना है हमें, तो चलते हैं SAQ सेकेंड के पास और स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था आपको हर एक चैप्टर वाइज नोट्स के साथ समझाना। इस बार मैं सोच रही हूँ कि आपको नोट्स ना समझा के जो भी आपके चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होंगे सारे के सारे वो समझाऊँ, क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर में आपके 30 से 35 पेज का एक चैप्टर है और एक चैप्टर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है आपने पूरा चैप्टर वो पढ़ लिया और आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो वो आप सीख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। तो वही मैं आपको कराऊंगी हर एक चैप्टर के, हर एक बुक के, मतलब हर एक आपके एमएससी जूलॉजी की जितनी भी बुक्स हैं उन सब के। तो स्टार्ट करते हैं आज SAQ सेकेंड से। इसमें मैं आपको टर्मिनल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में समझा दूंगी ताकि आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? How are sclerenchyma and collenchyma different with respect to the structure and function? इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्क्लेरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है आपको कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस लिखना है उनके स्ट्रक्चर के माध्यम से और फंक्शन के। मतलब स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन कॉलेनकाइमा से कितना अलग है, कॉलेनकाइमा का फंक्शन स्क्लेरेंकाइमा से कितना अलग है, ये सब आपको लिखना है। और स्क्लेरेंकाइमा का कॉलेनकाइमा से स्ट्रक्चर कितना अलग है और कॉलेनकाइमा का स्क्लेरेंकाइमा से स्ट्रक्चर कितना अलग है, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो आप इस तरीके से एक पार्टीशन कर लीजिएगा। समझ लीजिए जो आपका स्क्रीन है वो आपका आंसर शीट है और आप उसमें एक पार्टीशन कर लेना। यहाँ आप लिखिए स्क्लेरेंकाइमा, यहाँ लिखिए आप कॉलेनकाइमा, फिर यहाँ पे एक इसका डिफरेंस, फिर यहाँ पे एक इसका डिफरेंस। तो आपको वो आसानी से कैचअप होगा, मतलब टीचर के आंखों में डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ इसने बच्चे ने बड़ा अच्छे से लिखा है, और आसानी से टीचर उसको मार्क्स दे देता है। आप आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप पार्टीशन बना के लिखेंगे। बट ये मैंने अपने फ़ोन से टाइप किया है तो ये पार्टीशन नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। बट आप एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा कि पार्टीशन के साथ ही आप इसको लिखना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। Sclerenchyma and collenchyma are two type of plant tissue that प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। क्या है, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा हैं ये दो टाइप के प्लांट टिश्यू हैं, है क्या, पहले वो भी तो बताना है आपको। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे ये दोनों एक टाइप के प्लांट टिश्यू हैं जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू, फिर आप लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर और फंक्शन के माध्यम से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अबाउट दी स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हैं दोनों में। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैव थिक लिग्नाइड सेल वॉल दैट मेक देम एक्सट्रीमली रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं वो बिल्कुल थिक हैं और उनकी जो लिग्नाइड सेल वॉल है वो लिग्नाइड है और रिजिड है, बहुत ज़्यादा ठोस टाइप में है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इनकी जो सेल वॉल है स्ट्रॉन्ग है, थिक सेल्स प्रेजेंट हैं, लिग्नाइड सेल वॉल है और एक्सट्रीमली रिजिड है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। दीज सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी and are often found in parts of the plant that needed the extra support like the stems and vascular tissue। जो ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं ये ना बिल्कुल डेड होते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, समझ लीजिए आप हैं, और ये उस पार्ट पे ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा स्टेम हो गया या वस्कुलर टिश्यू हो गए, वहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए स्क्लेरेंकाइमा सेल्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जगह पे पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड कॉलेनकाइमा सेल्स हैव
unevenly thickened cell wall that provide flexibility and support while still allowing the growth। क्या है, अगर दूसरी तरफ हम कॉलेनकाइमा सेल्स को देखें तो कॉलेनकाइमा सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिक सेल वॉल होती है और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, जबकि हमारी स्क्लेरेनकाइमा रिजिड थी, ये हमारी फ्लेक्सिबल है और सपोर्ट भी देती है, और सपोर्ट के साथ साथ प्लांट तब भी ग्रो करता रहता है। ठीक है, these cells are living at maturity and are typically found in the young plant parts। क्या है, ये ना मैच्योरिटी के टाइम पे बिल्कुल लिविंग होती है, मरी सी नहीं होती, ये डेड होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, और ये ज़्यादातर यंग पार्ट के पास पाई जाती है। जैसे हमारा प्लांट उगता है, जो भी यंग पार्ट हो रहे हैं उसके वहाँ पे कॉलेनकाइमा सेल पाए जाएंगे, जबकि हमारे स्क्लेरेनकाइमा सेल कहाँ पाए जा रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे पाए जा रहे थे। तो ये इसके मेनली डिफरेंस हो गए। जैसे मैंने ये लंबे में लिखा है, आप इसको पार्टीशन बना के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको मार्क्स गेन करना। ठीक है, अब फंक्शन के तौर पर देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इनके बीच में। Sclerenchyma cells are primarily responsible for providing mechanical support to the plant। जो sclerenchyma cell होते हैं वो primarily क्या करते हैं कि वो mechanical support दे सके plant को। Their tough cell wall make them ideal for strengthening tissue and protecting the plant from the external stressors। क्या है, जो इनकी जो एक टफ रिजिड सेल वॉल है ना, तो वो इनको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि इनके टिश्यू को स्ट्रेंथ मिल सके और प्रोटेक्ट कर सकें ये डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल का क्या काम है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देगी सबसे पहले तो, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी उसको बचा के रखेगी प्लांट को। उसकी जो सेल वॉल होती है वो इतनी थिक होती है, टफ होती है, जिससे वो उसको स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्शन भी देती है। ऑन दी अदर हैंड कॉलेनकाइमा सेल्स on the other hand provide flexible support to growing plant part। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि ये क्या करेगी, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देगी ग्रोइंग प्लांट को, जो भी नए नए यंग प्लांट हो रहे होंगे, यंग पार्ट ऑफ प्लांट हैं, उसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट देगी और ग्रो करने में भी हेल्प करेगी। दे कैन stretch as the plant grow, allowing the expansion without compromising स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। क्या है, जैसे कि प्लांट बड़ा होता रहता है वैसे वैसे ये भी कॉलेनकाइमा सेल स्ट्रेच करते जाते हैं साथ ही साथ, और उसकी इंटीग्रिटी के स्ट्रक्चर को भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन डिफरेंस था जो कि आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और आपने टिप्स भी सीख ली होंगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसका। What are the characteristics of the sclerenchyma cell? स्क्लेरेनकाइमा सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। Sclerenchyma cells are a type of plant cell known as their strength and support। जैसे कि अभी पहले भी देखा आपने स्क्लेरेनकाइमा सेल के बारे में, तो इसमें आपको और ब्रीफली लिख देना है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल क्या है, एक टाइप के प्लांट सेल हैं जो कि जाने जाते हैं कि प्लांट को वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे सकें। These cells have thick lignite cell wall and that provide structural support on the plant। क्या है, इनके पास लिग्नाइड सेल वॉल है जो कि एक प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रही है। One key characteristics of sclerenchyma cell is their rigid and non-living nature, which allow them to provide mechanical support to the plant। क्या है, जो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं ना, उनके पास रिजिड और नॉन लिविंग नेचर है, मतलब वो डेड है मैच्योरिटी के टाइम पे, जो मैंने पहले भी बताया डेड है मैच्योरिटी के टाइम पे। इसी वजह से इसका ये मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है प्लांट को। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल इज़ देयर शेप एंड अरेंजमेंट। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि इसका शेप और अरेंजमेंट बहुत यूनिक है। दीज सेल्स आर ऑफन इलोंगेटेड एंड हैव टेपिड एंड गिविंग देम अ फाइबरस अपीयरेंस। क्या है, जो ये सेल होते हैं वो इलोंगेटेड शेप में होते हैं और इनका जो एंड होता है वो टेपिड एंड होता है, और ये इसको एक फाइबरस अपीयरेंस देता है, मतलब फाइबरस की तरह वो लगता है। These fibrous structure allow the sclerenchyma cell to form bundle of layer that provide strength to the different part of the plant। क्या है, जो इसका फाइब्रस अपीयरेंस होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है, वो स्क्लेरेनकाइमा सेल को एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर दे देता है ताकि वो लेयर में बढ़ सके और वो प्लांट को अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें डिफरेंट टाइप के प्लांट के पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। स्क्लेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा के ऊपर एक सेल आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, सॉरी, तो ये आप लर्न कर लेना, इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच टिश्यू अकर इन द आउटर मोस्ट लेयर सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन। क्या है, जब भी हम प्लांट ऑर्गन को देखते हैं उसके पास डिफरेंट टाइप की सेल लेयर होती हैं। कोई भी सेल हो, आपको पता है डिफरेंट टाइप की लेयर्स होंगी उसके अंदर, तो वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, कब बनती है, वो आपको बताना है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो बाहर की लेयर होती है ना, तो उसको तो हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, और जिसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। The outermost layer serves as the protective barrier, helping to prevent water loss and protect the plant from the environmental stressors. क्या है, जो प्लांट ऑर्गन है आपका, प्लांट सेल ऑर्गन है, उसकी सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है वो। और ये क्या प्रोवाइड करती है इसको, ये प्रोवाइड करती है कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर सा बना सके एनवायरनमेंट से, और इसको वाटर लॉस होने से भी बचा सके कि प्लांट में ज़्यादा पानी लॉस ना हो, और प्रोटेक्ट कर सके उसको डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से। मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, बारिश हो गई, तो उससे भी बचाने का काम यही करता है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड सेल दैट आर कवर्डेड बाय वैक्सी क्यूटिकल। जो हमारी एपिडर्मिस होती है ना प्लांट के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, वो एक थिकली पैक्ड सेल से बनी होती है, और वो क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग बना लेती है। This cuticle help to reduce water loss through the evaporation and also provide some protection against the pest and pathogens. क्या है, जो ये क्यूटिकल्स बन जाती है, वो क्यूटिकल इसको हेल्प करती है कि इसमें से वाटर लॉस कम हो प्लांट से इवेपोरेशन के टाइम पे, और इसको प्रोटेक्शन भी दे सके पेस्ट और पैथोजन से। जैसे कि हम प्लांट उगाते हैं, जैसे खेती बाड़ी होती है, जब प्लांट उगते हैं तो उसमें पेस्ट और पैथोजन्स लग जाते हैं, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स डालते हैं ना, तो उससे भी प्रोटेक्शन क्यूटिकल ही देती है। ठीक है, तो ये इसका आउटर मोस्ट लेयर थी और उसके फंक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आर अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल फाउंड इन दी बॉडी। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू सेल हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दीज They play a crucial role in wound healing and tissue repairing by producing collagen, a protein that give the strength and structure to the tissue. क्या है, जो ये हमारा फिब्रोब्लास्ट है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी हमें कोई कट लगता है या कोई भी बाहर से में डैमेज होता है टिश्यू को, तो वो उसको हील करने में, जो भी हमें घाव लगते हैं उसको हील करने में काम करता है। क्या करता है उसको हील करने के लिए, ये डिफरेंट टाइप के कोलाजन बनाता है। कोलाजन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे टिश्यू को स्ट्रक्चर देता है और स्ट्रेंथ देता है ताकि वो हील हो जाए आराम से। These cells are spindle shaped and have an abundant rough endoplasmic reticulum which is responsible for protein synthesis. क्या है, जो ये सेल है हमारे फाइब्रोब्लास्ट के, ये स्पिंडल शेप में होते हैं, और ये अबेंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है इसके अंदर, जो इनको हेल्प करती है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। जहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए आप समझ जाइएगा कि उसका काम क्या है, कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी। Fibroblasts also have the ability to migrate to damaged area and proliferate rapidly to aid in the healing process. क्या है, फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, कि ये एबिलिटी है, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये वहाँ से डैमेज जो भी टिश्यू है आपके, जो भी कट लग जाता है उसको आसानी से ठीक कर दे और उसके हीलिंग प्रोसेस को जल्दी से बढ़ाए। ठीक है, तो ये आपका SAQ सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। देखिए आपने 4 क्वेश्चन इसमें कर लिए, 10 क्वेश्चन पहले किए थे, तो 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 14 क्वेश्चन में आपने काफ़ी कुछ जान लिया होगा कि क्या चैप्टर में था आपके। अब नेक्स्ट आता है आपके टर्मिनल क्वेश्चन। जो टर्मिनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आपके SA1 SA2 में थे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने मार्क कराते हुए चली हुई कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा लर्न कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा ताकि आप आसानी से लिख सकें। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दी है वो आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनल क्वेश्चन के साथ जो आपको लास्ट में दिए होते हैं चैप्टर के समरी के भी बाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पहले पढ़ लिया, फ्लूइड मॉसिक मॉडल पढ़ लिया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, आपको वो लिखना है, फंक्शन लिखना है, उसका कोई मॉडल एक्सप्लेन नहीं करना, जितना पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आंसर देख लेते हैं।
आंसर है आपका द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हेडिंग डालिएगा, हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लाइक ऑफ गेट कीपर ऑफ द सेल कंट्रोलिंग व्हाट गोज इन एंड आउट। जब भी आप किसी के फंक्शन लिखें, चाहे वो किसी के ऊपर पूछा जाए, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो है क्या। तो आप पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। एक टाइप का गेट कीपर की तरह काम करता है, जैसे चौकीदार खड़ा होता है ना गेट के ऊपर, गेट के पास, कि भाई कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके पास अथॉरिटी है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड लाइक क्या कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है जो कि कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल के बाहर जाएगी। ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है। फर्स्ट अप वी हैव सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे, किसको अंदर जाना है किसको बाहर जाना है, इसकी इजाज़त के बिना नहीं जा सकते। दिस मीन्स दैट मेम्ब्रेन ओनली अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू कीपिंग द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इससे जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास अथॉरिटी है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, उसको ये हैंडल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। दूसरा फंक्शन क्या है कि डिफ्यूजन होता है इसके अंदर। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन इज दी व्हेन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑल थैंक टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से ही जब कोई हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ये हाई सब्सटेंस है, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल वाली जगह पे जाएगा, यहाँ ज़्यादा जगह है यहाँ चला जाएगा, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस विच इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू बैलेंस आउट कंसंट्रेशन और आइदर साइड। क्या है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है वही जैसे कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ना होकर वाटर का जाना, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये हाई कंसंट्रेशन है ये लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर वाटर मूवमेंट होगी और वो दोनों साइड बैलेंस बना के रखेगा, इक्विलिब्रियम तक जाएगा, मतलब ये भी इसी शेप में आ जाए पानी, ये भी इसी शेप में आ जाए, ना इसमें ज़्यादा हो ना इसमें ज़्यादा हो, जब तक ये बना के रखेगा तो उसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अनदर की फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंश्योरिंग द सेल गेट व्हाट इट नीड्स। क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ वैसी जगह नहीं है कि यहाँ कोई आ पाए, पर ये लो कंसंट्रेशन वाली चीज़ भी यहाँ हाई कंसंट्रेशन में आ रही है, तो इसको आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनता है और ये लो कंसंट्रेशन की चीज़ हाई कंसंट्रेशन में पहुँच जाती है, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये मेंटेन करता है कि सेल को क्या ज़रूरत है उसको ही अंदर लेके आएगा। एंडोसाइटोसिस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस इज व्हेन द सेल टेक इन लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एनगल्फिंग देम इन अ वेसिकल फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स द्वारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स और डैमेज मॉलिक्यूल्स को खा लिया जाता है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको खा लेती है। लास्टली एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हो गया, लास्ट क्या है एक्सोसाइटोसिस इन अपोजिट व्हेन द सेल रिलीज द सब्सटेंस बाय फ्यूजिंग वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सपेलिंग देयर कंटेंट। क्या है, कोई जैसे कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं चाहिए तो उसको एक्सपेल कर देती है, बाहर निकाल देती है अपनी बॉडी से, तो वही हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस। सो देयर वी हैव इट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मल्टीटास्किंग मार्वल regulating what enters and exits cell through the selectively permeability, diffusion, osmosis, active transport and endocytosis and ectocytosis। ये इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे जो कि आप लिख सकते हैं आराम से, तो फंक्शंस भी इसके पूछ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। फंक्शंस क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल में से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की प्रोबेबिलिटी है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इलिस्ट्रेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो इसमें आपको इसका डायग्राम भी बनाना है, बट मैं इसमें अटैच नहीं कर पाई हूँ। आप उसको डायग्राम भी बना के आइएगा, गूगल से कर लीजिएगा या आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अटैच करना मैं भूल गई थी, बट इसका आंसर समझा देती हूँ कि न्यूक्लियोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। तो आंसर देख लीजिए, पहले आप हेडिंग डालेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम, हेडिंग डाली, फिर स्टार्ट करेंगे आप अपना आंसर। First off, the nucleosome is a basic structural unit of DNA packaging in eukaryotic cells। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियोसोम है क्या। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। क्या है ये, क्या करती है, इसके पास डीएनए रैप्ड होता है कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के पास। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, उसके पास में ही जो भी डीएनए होगा इसका, वो इसके पास में रैप्ड होगा, मतलब इसके आसपास ऐसे ऐसे रैप्ड हुआ वो पड़ेगा कॉइल टाइप में। दीज हिस्टोन प्रोटीन एक्ट लाइक स्पूल्स अराउंड विच द डीएनए इज वुड। क्या है, ये स्पूल की तरह काम करता है ये प्रोटीन, इसके हिस्टोन प्रोटीन। की पॉइंट देख लेते हैं इसके। द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। आपको पता ही है जो कोर है न्यूक्लियोसोम का वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 2 कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4। हर एक ये जो 4 आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं इसकी 2-2 कॉपी पाई जाएंगी आपको, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गए। दीज हिस्टोन फॉर्म एन ऑक्टामर कोर विच द DNA रैप्ड अराउंड। क्या है, ये एक ऑक्टामर शेप फॉर्म कर लेता है ये हिस्टोन प्रोटीन, और इसी के पास में ही डीएनए रैप होता है। मतलब रैपिंग आपको पता होगा ना इस तरीके से, मतलब जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें ऐसे 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 इसमें जड़ा पड़ा है डीएनए। द डीएनए रैप्स अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामर इज अबाउट 1.65 टन्स इन द लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स। क्या जो डीएनए रैप हुआ है स्टोन ऑक्टामर के अराउंड, वो कितने टर्न्स में हुआ है, 1.65 टर्न्स के अंदर हुआ है लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स के अंदर। दिस रैपिंग हेल्प टू कंडेंस द डीएनए एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। क्या है, ये जो रैपिंग है वो क्या हेल्प करती है डीएनए को, कि डीएनए जो है वो प्रोटेक्ट मिल सके उसको, डैमेज ना हो डीएनए, और वो कंडेंस हो सके उसके अंदर। ऑन द टॉप ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर कोर देयर इज़ अ लिंक्ड हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड H1। क्या है, जो हम सबसे ऊपर देखेंगे अगर ऑक्टामर कोर के ऊपर, तो यहाँ पे एक हिस्टोन लिंक प्रोटीन मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं H1, विच हेल्प टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट एसेस टू द डीएनए। जो ये H1 है इसका काम क्या होता है कि ये स्टेबलाइज करके रखता है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को और डीएनए को रेगुलेट करता है। ओवरऑल द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ जीनोम। क्या है, ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूक्लियोसोम का मेन काम है कि ये आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सके और मेंटेन कर सके आपके जीनोम को, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इसमें डीएनए रैप्ड है। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें आप डायग्राम भी अटैच कर लेना अगर आए एग्ज़ाम में तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन अ ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ था, मतलब कैसे इनका जन्म हुआ था, वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। जो कि मैंने नोट्स में आपको समझाया था कि आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी समझाई थी कि किस तरीके से बड़े सेल इनको खा गए थे और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपके बने थे, तो वही थ्योरी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। द पावर हाउस ऑर्गेनल्स हैव अ यूनिक हिस्ट्री दैट डेटेड बैक बिलियंस ऑफ ईयर। पहले आप हेडिंग के साथ ये लिख सकते हैं कि जो हमारे दोनों के दोनों ऑर्गेनल हैं वो बिल्कुल पावर हाउस सेल्स की तरह हैं ये ऑर्गेनल्स हमारी, और इनकी बहुत यूनिक हिस्ट्री है, बहुत सालों पहले से चली आ रही है। तो वो देख लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं कि क्या हिस्ट्री थी इसकी। दीज एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल आर थॉट टू हैव originated from ancient bacteria that were engulfed by the eukaryotic cells through the process called endosymbiosis। क्या है,
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल है, ये आपको पता ही है पहले से ही। तो इसमें क्या हुआ था, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ था कि बहुत टाइम पहले एंशिएंट टाइम की बात है कि एक बैक्टीरिया हुआ करता था बहुत बड़ा सा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उसने इसको खा लिया था, इस खाने को एनगल्फ कर लिया था। इस एनगल्फ करने की प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस। ओवर टाइम दीज बैक्टीरिया इवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जब इसने खा लिया उसको तो वो बैक्टीरिया बाद में बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फॉर्मिंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल। क्या है, जिसने उसको खाया था वो उस होस्ट सेल के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया उसने, उस बैक्टीरिया के साथ माइटोकॉन्ड्रिया ने। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि जिस बैक्टीरिया ने इसको खाया उसके लिए कुछ हेल्प माइटोकॉन्ड्रिया करेगा और वो बैक्टीरिया कुछ हेल्प माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करेगा। तो मतलब आपस में एक दूसरे के लिए हेल्प करना, एक दूसरे को बेनिफिट प्रदान करना, वो होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो एक दूसरे के लिए ये लोग करने लगे, तो उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बना। दिस सिम्बायोसिस अलाउ द होस्ट सेल टू जनरेट एनर्जी मोर इफेक्टिवली थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ फॉर्म। क्या है, जो ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप आपका बना और जो सिम्बायोसिस आपका प्रोसेस हुआ, इसने क्या हेल्प की कि होस्ट जो था वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता था, तो उसने एनर्जी जनरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से हेल्प ली, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर पा रहा था, तो वो उसने बैक्टीरिया ने वो उसको हेल्प करी। तो इस तरीके से वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहे, और जब उस बैक्टीरिया ने माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया था तो वो बैक्टीरिया आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम उसको पड़ गया, ठीक है। तो यह इसकी मेन कहानी है। सेम कहानी क्लोरोप्लास्ट की भी है। देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट में कैसे हुआ था। दीज ग्रीन ऑर्गेनेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। जैसे कि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एक आपका ग्रीन ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। Like mitochondria, chloroplasts are believed to have originated from endosymbiotic event involving in the ancient cyanobacteria। क्या है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की भी कहानी है कि ये भी एंडोसिम्बायोटिक इवेंट के द्वारा ही हुआ था, जो कि एंडोसिम्बायोटिक आपकी थ्योरी लिखी गई है उसी के बेसिस से ये बना था। इसमें क्या हुआ था कि एक साइनोबैक्टीरिया था, उसने इसको इनगल्फ कर लिया था। दी साइनोबैक्टीरिया वर इनगल्फ्ड बाय दी अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स एंड इवेंचुअली इवॉल्व इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्या जो ये साइनोबैक्टीरिया थे ये इनगल्फ कर लिए गए थे यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा और वही आगे जाके इवॉल्व हो गया था आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप enable the host cell to harness sunlight and convert it into the energy through the photosynthesis. It is a crucial process for surviving plant and other photosynthetic organ। क्या है, वैसे ही फिर ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगे, एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रदान करने लगे और ये प्रोसेस करते हैं क्या है, फोटोसिंथेसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के सर्वाइवल के लिए और उसके डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो इस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ। The origin of mitochondria and chloroplast highlight the interconnectedness of all the living organism on the earth। जो ये आपने इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी थी है, उसमें क्या मिला आपको कि ये जो जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेट हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे। थ्रू द इंडोसिम्बायोसिस these organelles have played a vital role in evolving of complex life form and diversification of ecosystem। अगर हम देखें सिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के ऊपर तो हमें दिखेगा कि ये कैसे इवोल्यूशन हमारी पृथ्वी पे चलता आ रहा है, कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती आई हैं और हमारा जो इकोसिस्टम है कितना डाइवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस दी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स आपको बताना है कि लाइसोसोम्स क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोई भी तो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि लाइसोसोम्स क्या है। जब आप लाइसोसोम्स बताएंगे तभी तो डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आंसर ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, पहले लिखिएगा कि लाइसोसोम्स क्या हैं, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो आंसर देख लेते हैं। Lysosomes are membrane-bound organelles are like the cell recycling center, breaking down waste material and cellular debris। क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं और ये एक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करता है कि जो भी डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल होंगे वो यहाँ आके मलबे के अंदर तब्दील हो जाएंगे और वो चेंज होके
उसका डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइजोसोम्स क्या है, एक टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं जो कि एक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के डैमेज मटेरियल होंगे सेल के अंदर, वेस्ट मटेरियल होंगे, वो यहाँ आके मतलब एक मलबे में तब्दील हो जाएंगे, जैसे कि ख़राब चीज़ें हैं उसको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इस जगह पर, तो उस जगह को बोलते हैं हम लाइजोसोम्स। फर्स्ट अप, प्राइमरी लाइजोसोम्स ऑल्सो नोन एज प्रोटोलाइजोसोम्स। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ बीच में लिख सकते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा राइबोसोम है आपके, सॉरी राइबोसोम बोल रही हूँ मैं, लाइजोसोम्स। कौन सा लाइजोसोम्स है, प्राइमरी लाइजोसोम्स, जिसको बोलते हैं हम प्रोटोलाइजोसोम्स भी बोलते हैं। These are the initial form of lysosomes that contain enzyme ready to break down the substance। जो आपके प्राइमरी लाइजोसोम्स होते हैं, जिसको हम प्रोटोलाइजोसोम्स भी बोलते हैं, वो क्या है, बिल्कुल इनिशियल फॉर्म है लाइजोसोम्स की, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स तो होते हैं बट वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं कि वो अभी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उसको अपनी बॉडी से हटा सकें। इतना काम नहीं कर पाते बट वो अभी डेवलप हो रहे हैं कि वो ये काम कर सकें, रेडी हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी लाइजोसोम। पहले प्राइमरी हो गया, फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लाइजोसोम। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो सेकेंडरी लाइजोसोम है वो भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करे गए हैं। द फर्स्ट वन इज हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स और हेट्रोलाइजोसोम्स। जो पहले कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स या फिर हेट्रोलाइजोसोम्स भी बोलते हैं उसको, ऑल्सो कॉल्ड फेगोलाइजोसोम्स। मतलब जो आपकी सेकेंडरी लाइजोसोम्स हैं जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, तो पहली कैटेगरी के अंदर ही उसके 3 नाम हैं। किसी भी नाम से उससे को पूछ सकते हैं आपको, इसलिए मैंने तीनों नाम बताए हैं। क्या क्या नाम है, हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स, हेट्रोलाइजोसोम्स और फेगोलाइजोसोम्स। These are formed when a primary lysosomes fuse with phagosomes containing material to be digested। क्या है, ये वो लाइजोसोम्स होते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम्स जो प्राइमरी लाइजोसोम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और फ्यूज़ होके एक फेगोसोम्स को कंटेन करते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल इसने खाया होगा, लिया होगा, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइजोसोम्स इज़ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। जो सेकेंड टाइप है इसका सेकेंडरी लाइजोसोम्स का, वो है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी लाइजोसोम्स फ्यूज विद एन ऑटोफेगिसोम। क्या है, ये वो वाले लाइजोसोम्स हैं जब ऑटोफेगिसोम के साथ ये मतलब फ्यूज़ हो जाएं, विच कंटेन डैमेज ऑर्गेनल्स और प्रोटीन दैट नीड टू बी रिसाइकिल। जो ये ऑटोसोम होते हैं, ऑटोफेगोसोम्स होते हैं, इसके पास ये लोग कंटेन करके रखते हैं कि ये डैमेज ऑर्गेनल्स हैं और डैमेज प्रोटीन है, इसको रिसाइकिल दोबारा करना है, तो ये उसको रिसाइकिल करते हैं। एंड लास्टली वी हैव रेजिडुअल बॉडीज़। लास्टली हमारे पास क्या है, रेजिडुअल बॉडी हैं। दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इन द लाइजोसोम्स दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, दे मे इवेंचुअली एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी सेल। क्या है, लास्टली हमारे पास है क्या है, रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी क्या होती है, ये डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है। जो भी जैसे वेस्ट मटेरियल है उसको इसने खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बच रहा है उसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। वो उससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली सेल्स के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके लाइजोसोम्स थे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है हर एक चैप्टर वाइज मैं आपके ये क्वेश्चंस लेते आऊँगी। जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर में दिए गए होंगे, तो आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। 10 क्वेश्चन आपने ऐसे 1 में देखे, 4 क्वेश्चन आपने ऐसे 2 में देखे, 4 क्वेश्चन आपने टर्मिनल क्वेश्चन में देखे, तो 18 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। 18 क्वेश्चन प्रिपेयर करने का मतलब है आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, जबकि ये चैप्टर मैं आपको पहले भी समझा चुकी थी, बट जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है। और इस वीडियो से आई होप आपको हेल्पफुल वीडियो लगी होगी है, और अगर आपको हेल्प मिली हो, आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि आपको पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसी हेल्प कर सकूं। और टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में, उसके आंसर्स लिखने में, उसको पूरा PDF में कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट कीजिएगा कि मैं इतना आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसी का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट
मैं जल्द ही आपको स्टार्ट करूँगी। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जैसे कि मैं आपको चैप्टर वाइज समझा रही हूँ, आपका एग्ज़ाम आने से पहले मैं पूरी बुक का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊँगी, तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।